देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1। इससे हमको दी गई जो लीनियर इक्वेशन है इसको इससे कंपेयर करना है, और कंपेयर करके तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन में कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है तो वो बताना है। इसके क्वेश्चन में बता देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है। तो पहला क्वेश्चन जैसे अपन ने देखा, तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, कंपेयर करो। तो 5 ऐसे करना है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर देते हैं, यहाँ पर कंपेयर कर देते हैं किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हर चीज की वैल्यू बताओ यहाँ से मेरे को। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 5, बोलो बेटा, a1 की वैल्यू 5 है। b1 की क्या है, b1 की क्या है -4, -4। चिन्ह का हमेशा ध्यान देना है, हमेशा। पिछले चैप्टर में भी अपन टर्म सॉल्व किए, इसमें भी किया, इसके जब तक पॉलिनोमियल से रिलेटेड चैप्टर रहेगा कोफिशिएंट साइन के साथ चलता है। c1 8 है, फिर उसके बाद a2 7 है, b2 6 है, c2 -9 विथ साइन। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम रेशियो में रखेंगे, तो a1 अपॉन a2 सीधे रख दीजिए, a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7 इक्वल टू -4 अपॉन 6। तो देखो पहला ही स्टेप अपने को डज नॉट इक्वल दिख गया, तो पहला दिख गया तो आगे बढ़ने का काम ही नहीं है। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग। जब भी ऐसा कंडीशन बनी, ऐसी कंडीशन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन जब भी बनती है इसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। और हल कैसा होगा, अद्वितीय हल। दोनों चीज बताना है। ग्राफ में वो क्या बनाएगा, तो इंटरसेक्टिंग बनाएगा, इंटरसेक्टिंग इक्वेशन है। और सॉल्यूशन क्या होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। दोनों चीज आपको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह आप सारे कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर आपको इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंस ये दो चीज बतानी है, या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, संगत है या असंगत है। अब संगत असंगत कैसे हम समझेंगे, तो देखिए हमने तीन केस पढ़े हैं, तीन केस पढ़े हैं। पहला केस है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब अद्वितीय हल, एक हल मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। फिर दूसरा केस क्या है, कोइंसाइड, कोइंसाइड, संपाती, लाइनें क्या है, संपाती हो गई रेखाएं, इसमें मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। फिर तीसरा क्या है, पैरेलल, दो लाइनें पैरेलल हो गई, तो नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। जब रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं। तो दो प्रकार की हुई है, इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी और कोइंसाइड। इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है ना, कोई हल तो मिल रहा है ना, इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो मिल रहा है। तो जब सॉल्यूशन मिल रहा है तो जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा उसी को अपन क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, संगत, योग संगत आपका। और जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है वो क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो इतनी चीजें दूसरी और आगे बढ़कर है, असंगत, असंगत, ठीक है। उसमें भी इस पर्टिकुलर वाले को, कोइंसाइड वाले को
डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कह देते हैं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट हाँ डिपेंडेंट कंसिस्टेंट ये कहलाया। तो ये और ऊपर की चीज है, बस अभी तुम इतना ही समझो। जिनमें सोल्यूशन मिलेगा, हल मिलेगा, या तो यूनिक सोल्यूशन मिल जाए, अद्वितीय हल, ये बहुत सारे सोल्यूशन वो कंसिस्ट संगत कहलाएंगे, और ये बाकी असंगत कहलाएंगे। इसके हिसाब से सेव करो, बाकी और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है, इसी के हिसाब से सेव करो। इसके हिसाब से अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इक्वेशन को कंपेयर करिए पहले। 3x plus 2y equal to 5, 2x minus 3y equal to 7। अब देखो जब भी इक्वल में रहा करें तो उसको इक्वल की इधर लेके आया करो। इक्वल की इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये 3x plus 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0, क्योंकि अब देखो जनरल इक्वेशन इसके रूप में बनानी है, a1x plus b1y plus c इक्वल टू 0, इसके रूप में बनानी है। तो ये जो कांस्टेंट वाला है इसको इक्वल की इधर लेके आएंगे तो इसके रूप में बन गई। फिर इसको भी बना लो, 2x 3y minus 7 इक्वल टू 0, ये किसके रूप में है, a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू आप रखिए यहाँ से। तो a1 क्या है, a1 है आपका 3, a2 क्या है, a2 है आपका 2, 3/2। फिर b1 2 और 3, 2 minus 3 है ना, b1 2 है और b2 minus 3 है। तो ये पहले केस में आपको डज नॉट इक्वल टू दिख रहा है, डज नॉट इक्वल टू है। डज नॉट इक्वल टू कौन सा केस बनता है, कौन सा केस बनता है, ये पहला a1 upon a2 डज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। और हमको इस बार हल नहीं बताना, हमको संगत असंगत बताना है। तो चूंकि हल है तो क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट। तो किस प्रकार की इक्वेशन है ये, कंसिस्टेंट, क्या बोलोगे, संगत, संगत है, संगत समीकरण है, कंसिस्टेंट। इसमें इतनी चीजें बताते हैं, संगत संगत। करो इसके क्वेश्चन, एक दो इसके भी कर लो। Which of the following pairs of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। मतलब पहले तो आप ये चेक करिए कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फिर यदि कंसिस्टेंट है, मतलब कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, तो फिर उसको ग्राफिकली ग्राफ बनाकर सॉल्व करिए और वो निकालिए। कर लोगे, मैंने बता ही दिया है। एक जैसे अपन करते हैं, पहला कर लेते हैं ग्राफ। ग्राफ में तुम लोग बना लेना, मैं बेसिक बता देता हूँ। जैसे है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा सीधे उठाते हैं, ये चौथा है। सीधे यहाँ से a1 a2 निकालिए, a1 2, b1 -2, c1 -2, a2 4, b2 -4, c2 -5। ठीक है, a1 upon a2 2/4, b1 upon b2 -2/4 और c1 upon c2 -2 -5। ये माइनस माइनस कट गया, ये तो इक्वल हो गया, लेकिन ये डज नॉट इक्वल हो गया। तो ये कौन सा केस बन रहा है, a1 upon a2 इक्वल है b1 upon b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल है c1 upon c2 के। कौन सा केस है ये, नो सॉल्यूशन है ना, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तीनों की पता होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट। तो ये बोला था कि यदि कंसिस्टेंट हो तो सॉल्व करिए, कंसिस्टेंट है कि नहीं, इनकंसिस्टेंट है तो बस बिकॉज
these equation are inconsistent so we don't solve, है ना, क्योंकि ये समीकरण असंगत है इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। बस ऐसे भी देना, जिसका हल होगा उसको ग्राफ में बना देना। ग्राफ की प्रैक्टिस कराई दिया हूँ मैं। तो ग्राफ में लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36, तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाओ, एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाओ। रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेते हैं यहाँ पर। ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है। half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its width, उसकी जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है इससे विड्थ से। तो x किसको मानेंगे, x किसको लेंगे, विड्थ को या लेंथ को। और उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है, x किसको लेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने की सबसे पहले किसी को x मानना पड़ेगा, तो वो कैसे समझोगे कि x किसको मानेंगे। स्टेटमेंट से कंपेयर करो ना, उसकी लेंथ 4 ज्यादा है विड्थ से, तो संबंध किससे बता रहा है, विड्थ से। विड्थ से 4 ज्यादा है तो विड्थ को x ले लो, और विड्थ में 4 जोड़ दोगे तो लेंथ मिल जाएगी। ये चीज पकड़ना पड़ेगा, ये तो आज से नहीं पढ़ रहे हो, ये सतवीं से सिंपल इक्वेशन पढ़ रहे हो तुम लोग। x किसको मानना है, किससे कंपेयर करना है, तो तब तक ये, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत तकलीफ होती है और इसी से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाला। जब तक इक्वेशन नहीं बना, भाई इक्वेशन सॉल्व करना तो सरल है लेकिन इक्वेशन बनाना तो कठिन है। जब इक्वेशन ही नहीं बना पाओगे या फिर गलत बनाओगे तो पूरा आंसर गलत है। इसलिए इस चीज को क्या लेना है, कैसे समझना है, वो चीज समझो। Whose length is 4 more than its width, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, 4 अधिक है। तो किससे अधिक है, चौड़ाई से। तो चौड़ाई को x लेंगे, क्योंकि यदि मैं लंबाई को x मान लूंगा तो फिर इस केस में चौड़ाई कैसे बनेगी, हमको लंबाई निकालना है तो चौड़ाई x ले लूंगा, x + 4 चौड़ाई आ जाएगी, समझ गए। तो इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है, जिसको मैं x ले लेता हूँ, ये x है ना। लेट विड्थ माना चौड़ाई कितनी है, x है। लेट विड्थ इज x, चौड़ाई कितनी है, x है, माना चौड़ाई x है। तो लंबाई लेंथ इज x + 4, लेंथ क्या हो जाएगी, x + 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार, है ना, हमने चौड़ाई को x माना, प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो x + 4 हो जाएगी, है ना। ये स्टेटमेंट के द्वारा आया है, ये सब लिखते चलना। कैसे माना चौड़ाई x है, अतः प्रश्नानुसार लंबाई x + 4 होगी, पहला स्टेटमेंट ऐसा। फिर क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब एक आयताकार कोई गार्डन है, उसके अर्ध परिमाप, एक होता है पेरीमीटर, एक हाफ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। According to the question, perimeter of rectangle, perimeter of rectangle is 2 into length plus width, 2 into length plus width। लेकिन क्या बोला है, हाफ, पेरीमीटर नहीं है, पेरीमीटर का आधा है, तो आधा करेंगे तो बाई 2 हो जाएगा। तो हाफ पेरीमीटर क्या होता है, बाई 2, हाफ पेरीमीटर बाई 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो लेंथ प्लस विड्थ बस बचेगा। अर्ध परिमाप क्या कहलाएगा, L + B। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length 4 more than width is 36, इसकी वैल्यू दी है 36, तो ये 36 के बराबर रख दो।
36 के बराबर रख दो। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन कैसे बनाओगे? इक्वेशन बनाने के लिए लेंथ हमको पता है किसकी है, x+4 है, x+4 है। विड्थ कितनी है, विड्थ x है, ये 36, ये 2x ये होगा और 4 इधर आएगा तो ये 32 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 16, x बराबर 16 आ गया। हाँ, half the perimeter of rectangle garden whose length is 4 more than its width is 36, find the dimension of garden। गार्डन के डायमेंशन बताओ। तो ये 16 आ गया तो हो जाएगा 16 4 20। भाई x 16 आ गया, x हमने क्या माना था, x हमने क्या माना है, विड्थ, तो विड्थ आ गई 16 और जिसमें 16 में 4 जोड़ दो तो 20 हो जाएगी। तो डायमेंशन उसका छाप रहे हो, अपना दिमाग चलाना है। देखिए मेरी बात समझिएगा है, एक इक्वेशन आपको दी है, क्या दी है, 2x + 3y - 8 = 0। क्या मतलब, a1x + b1y + c1 = 0। हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। तो युग्म में उसने अभी केवल एक दिया, हमको एक और ऐसी इक्वेशन खुद से बनानी है जो इस केस को सेटिस्फाई कर सके। तो इस केस को सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, a1/a2 does not equal to b1/b2। इंटरसेक्टिंग का केस ये होता है। तो आप ऐसा लेके आओ, तो a1 तो ये है, इस तरह b1 a2 क्या बनाओ, a2 हम बना लेते हैं, मान लेते हैं कि 3x कर लिए। ठीक है, फिर माइनस का 5y कर लिए, फिर प्लस का 8 कर लिए। देखो ये आ गया तुम्हारा a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ से a2 क्या आ गया, अब यहाँ पे रखो वैल्यू, a1 क्या है 2, a2 क्या है 3, बराबर b1 क्या है 3 और b2 क्या है -5। तो ये देखो does not equal to आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन सबकी अलग अलग बनेगी, जरूरी है कि फिक्स मैंने ये बनाया तो तुम भी एक बनाओ, तुम्हारी अलग हो सकती है, उसकी अलग हो सकती है। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, बस समझे। तो ये पहला हो गया। इस तरह दूसरे के लिए बनाओ, दूसरे के लिए बनाओ। तो दूसरा क्या है, पैरेलल का। पैरेलल का क्या रूल है, a1 a2 b1 b2 does not equal to c1 c2। तो शुरू के दो सेम रहेंगे। तो सेम कैसे कर सकते हो, जैसे 2 है ये, तो पहली इक्वेशन तो हमारी फिक्स है 2x + 3y - 8। अब हमको दूसरी बनानी है, तो सेम करने के लिए सेम 2x 3y कर सकते हो, या फिर दुगना तिगुना कर दो। जैसे मैं इसको कर देता हूँ 2 × 6x, ठीक है, 2 × 6x, 3 × 9y और प्लस का 10। तो ये नो सॉल्यूशन की बन गई। कैसे सर, पहले बताइए आप। तो 2/6 a1/a2, b1/b2 क्या होगा 3/9, 3/9, फिर c1/c2 -8/10। तो ये तो सर बराबर नहीं है, लेकिन है इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। 2 कम 2, 2 × 6, 3 कम 3, 3 × 9, 1/3 1/3 ना गया रेशियो, मतलब बराबर है। जरूरी नहीं कि नंबर ही बराबर हो, उसका रेशियो निकालने पर बराबर हो। तो रेशियो निकालने पर बराबर आ गया, लेकिन इसका रेशियो निकाले तो 2 4 8 2 5 10। तो ये आया, मतलब क्या हुआ 1/3 बराबर 1/3। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है, तीसरा बराबर नहीं है। और यही हमको बनाना था, तो हमने क्या इक्वेशन बना ली, ये इक्वेशन बनाई। अब ये मेरी है, आपकी अलग हो सकती है, उसकी अलग हो सकती है, उसकी अलग हो सकती है। बस कंडीशन दिमाग में रख के बनाओ। सरल बनाना है तो डायरेक्ट इसके जैसे मिलती जुलती 2x + 3y या लास्ट में बस बदल दो, सरल हो जाएगी बिल्कुल। 2/2 3/2 3 बराबर और अगला वाला ऐसे। इस तरह तीसरे की बनाओ, तीसरे में तीनों बराबर होने चाहिए। बात समझे ना, एक दी है